एक बार फिर से मौका आ गया है सरकार से उम्मीदें बांधने को लेकर के कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आ रहा है बजट। अब बजट पेश होने जा रहा है इस बार 1 फरवरी को, जो है रविवार। और इस दिन जो है ना, उम्मीदें और दोगुनी हो जाएंगी, क्योंकि बाकी दिन क्या होता था, लोग ऑफिस में होते थे, कहीं बाहर होते थे, तो अच्छा बाद में पता चलता है बजट में ये हुआ वो हुआ। अब तो रविवार के दिन सब छुट्टी पर रहेंगे, सब टीवी खोल कर बैठे रहेंगे, एफएम क्या बोल रही हैं, हमें क्या दिया, हमें क्या नहीं दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर एफएम क्या दे सकती है, क्या क्या राहत देने की गुंजाइश है। क्योंकि बजट जब होता है ना, तो बाकी चीज़ें एक तरफ, और वो बात जो वित्त मंत्री साहिबा अपने बजट भाषण के आखिर में करती हैं, वही सबसे काम की बात होती है। वो होती है इनकम टैक्स में क्या राहत दिया जा रहा है। तो इनकम टैक्स में राहत इस बार भी बजट में मिलने की संभावना है क्या, या फिर और किस तरह की राहत टैक्स पेयर्स को मिल सकती है। आज इसी पे करेंगे खास चर्चा अपने बजट स्पेशल टैक्स गुरु में। और हमारे साथ 2 जाने माने चेहरे हैं जो अक्सर आप हमारे टैक्स गुरु के शो में देखते रहते हैं, शरद कोहली साहब और गौरी चड्ढा। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। और मैं सोच रहा था कि हम लोग इस बजट स्पेशल कर तो रहे हैं टैक्स गुरु में, लेकिन टैक्स से जुड़ी कुछ राहत मिलेगी क्या इस बजट में? क्योंकि पहले भी बहुत सारी राहत दी जा चुकी है, 12 लाख रुपए तक का टैक्स छूट दे दिया गया और बड़ी गदगद कर दिया गया। अब हर बार उम्मीद बांधना थोड़ा ज्यादा नहीं है कोहली साहब? मुझे लगता है फ्रंट लोडिंग वो टैक्स में भी हुई है, ये तो सच है। फ्रंट लोडिंग का मतलब जब शुरू में ही बहुत सारे रिलीफ दे दिए गए, 12 लाख तक का बहुत बड़ा रिलीफ था, 12 लाख तक 87A की रिबेट। तो मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स के रेट्स में या बहुत बड़ी कोई मेजर राहत तो आती नहीं दिख रही है। पर यह है कि कहीं कहीं हमेशा ही गुंजाइश रहती है लक्ष्मण, कि आप जो डिडक्शंस हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट करें, टैक्स के स्लैब्स में कुछ चेंजेस करें। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इस समय 4 लाख की है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको पता ही है। तो वहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम और ओल्ड होती जाती है। मेरा अपना एक अनुमान है लक्ष्मण, कि अब ये जो 1 अप्रैल 2025 से नई टैक्स रिजीम 12 लाख वाली आई, इसमें मेरा कैलकुलेशन कहता है करीब 75% लोग अब न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहेंगे। मतलब ओल्ड इरेलेवेंट हो गए। तो ओल्ड ऐसा लगता है कि उसको मारने की बजाय नेचुरल डेथ मर रही है, धीरे धीरे करके वो अपने आप, एक अंग्रेजी में शब्द होता है ऑब्लिवियन, तो धीरे धीरे वो धूमिल सी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा है, इससे अच्छा है कि आप बजट में ऐलान ही कर दीजिए कि इसके ये पीरियड है, इसके बाद धीरे धीरे इसको हम खत्म कर देंगे। नहीं, वो नहीं कर सकते लक्ष्मण, मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे का मतलब उनकी गिनती कम होती जा रही है, जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं, अच्छा, पीपीएफ अकाउंट्स खुलवाए। उन्होंने ये पॉलिसी ली ही इसीलिए थी कि टैक्स डिडक्शन दिया करती थी, और मान लीजिए 15 साल की पॉलिसी है, 20 साल की पॉलिसी है, तो मुझे लग रहा है बजाय उसके एक चॉइस दी हुई है, विकल्प तो है ही है, पर धीरे धीरे उसको इतना अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है नई रिजीम को। और सबसे बड़ा अट्रैक्टिव मुझे लगता है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में अब भेदभाव है, वहां 50,000 की या 75,000 की, तो इसको धीरे धीरे धूमिल अपने आप हो जाए। इसको और अट्रैक्टिव बनने की गुंजाइश है क्या? देखिए, गुंजाइश टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू उम्मीद की बात हमेशा ही रहती है, हमेशा ही रहती है। मुझे लगता है कि अभी भी टैक्स रेट्स को और रैशनलाइज किया जा सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है, और एक बहुत बड़ा चेंज जो लाया जा सकता है वो है कि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड टैक्स स्लैब्स करते हैं। वही मैं कहना चाहता हूं कि अब हर बार हम जो उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि इतनी छूट मिले, उतनी छूट मिले, सीधा से उसको फार्मूला बना दीजिए कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ेगा, उस हिसाब से हम टैक्स स्लैब में अपने आप बदलाव होता जाएगा। पर लक्ष्मण, आजकल इन्फ्लेशन 1-1.25% है, तो आप नुकसान में रहेंगे, तो इन्फ्लेशन, हालांकि बता दूं आपको जानकारी के लिए, अब इन्फ्लेशन का तरीका ही बदल रहा है। अब जो नेटफ्लिक्स, मोबाइल डेटा, इन सब को जो कीमतें हैं ना, वो भी इसमें इंक्लूड था, वो असली इन्फ्लेशन दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा। गौरी मुस्कुरा रही है, आपको क्या लगता है इस बार कुछ छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लक्ष्मण, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है या जो स्लैब रेट्स हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा, क्योंकि पिछले आप थोड़े आशावादी आदमी हैं, तो आपको सही काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। काफी चेंजेस कर दिए। इस साल उसमें चेंज लाना पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन में, जैसे मिस्टर कोहली ने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को हर साल थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके भी अगर बढ़ाया जाएगा तो आसान रहेगा टैक्स कैलकुलेशन में। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए एक फॉर्मूला दे देंगे, जैसे इंडेक्सेशन हुआ करता था कैपिटल गेन टैक्स के लिए, उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जब हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 75 से 1 लाख हो जाएगी, बाद में 1 से 125, 150, वो कैलकुलेशन बहुत ईजी है कि टैक्स पेयर्स को पता है हमारी अगर 50 लाख की इनकम है तो उसमें से सीधा सीधा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख घट जाएगा और हमें बैलेंस पे ही टैक्स देना है। हर साल अगर स्लैब रेट्स बढ़ेंगे
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ेगी। एक तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ने से क्या होता है कि टैक्स पेयर्स का बेस, जो टैक्स फाइलर्स का बेस है वो कम हो जाता है। वो सरकार चाहती नहीं है, वो सरकार चाहती नहीं है। उसी के साथ साथ हर साल स्लैब रेट अगर चेंज करेगी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाना, वहां पे रिलीफ देना मुझे लगता है सबसे इजी ऑप्शन है सरकार के पास, और टैक्स पेयर्स के लिए भी कैलकुलेशन वाइज वो काफी इजी हो जाए। मतलब आपके हिसाब से कहें तो स्लैब रेट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, होने की उम्मीद बहुत कम है। निचला जो रेट है उसमें भी कोई एग्जाम्पशन लिमिट में कोई बदलाव की ज़रूरत, मतलब उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हो जाए तो अलग बात है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, सरकार कुछ देना चाहे तो अलग बात है, लेकिन उसकी उम्मीद अक्सर होती नहीं है। एक चीज़ और बड़ी चर्चा चल रही पिछले कुछ दिनों से, वो देख रहा हूँ मैं कि ज्वाइंट फैमिली को लेकर के एक इनकम टैक्स की व्यवस्था की जाए, हस्बैंड वाइफ मिल करके रिटर्न फाइल करें तो वो बड़ी राहत मिल जाएगी। है क्या माजरा का, समझाइए कोहली साहब। यूएस और जर्मनी में और भी देश है, वहां पर हस्बैंड वाइफ एक रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा, भले दोनों कमा रहे हैं, भले ही दोनों कमा रहे हो, उसको एज ए सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिटर्न फाइल करना कहा जाता है। अब उसमें फायदा लक्ष्मण वहां होता है जहां पर एक स्पाउस की इनकम जीरो हो, मतलब होम मेकर है मान। अच्छा, तो वहां पर क्या है कि आपको कुछ डबल चीजें मिल जाती हैं, कुछ स्पेशल राहत उसमें दी जाती है। परंतु जहां पति पत्नी दोनों बराबर कमाते हैं, आपको हैरानी होगी, ये सिंगल यूनिट रिटर्न कई दफे नुकसान भी कर जाती है। नुकसान मतलब उसमें ज्यादा टैक्स भी आ जाता है। और देखिए, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए बताए जाते हैं बहुत जगह। मुझे आपकी इजाजत, तो बहुत दिन हो गए, एक शायरी याद, क्या बहुत दिनों का सही एक शायरी याद आ गई इस पे कि पति पत्नी, क्योंकि अमेरिका के हम लोग पहले रिटर्न फाइल करते थे, अभी भी करते हैं, तो तब हम एक शायरी बोला करते थे कि तुम इनकम बन जाओ तो डिडक्शन मैं बन जाऊं। ध्यान दीजिएगा लक्ष्मण, तुम इनकम कमा के लाओ तो डिडक्शन मैं बन जाऊं, तुम टैक्स भर कर आओ तो रिबेट मैं बन जाऊं। अब हम तुम टैक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैं, हम तुम टैक्स रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैं। प्यार के साथ साथ सेविंग भी बढ़ा जाऊं, प्यार के साथ साथ सेविंग भी बढ़ा जाऊं। तो ये तो सिंगल यूनिट रिटर्न का फायदा है। हालांकि अगर कुछ ऐसा होता है, उसकी गाइडलाइंस क्या आती हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। पर मैंने देखा है कि जिन देशों में ये लागू है वहां पर जरूर फायदा होता है, और खासकर जहां पर इनकम इनइक्वालिटी होती है, मतलब एक की ज्यादा है एक की कम है। हम उम्मीद करते हैं अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, लेकिन उन लोगों के लिए फायदा है जिनके हाउस वाइफ जो है वो होम मेकर, उनको ज्यादा फायदा होगा, उसमें कैसे? मैं लक्ष्मण इसको एक अलग एंगल से देखती हूँ। मैं इसको एज अ फीमेल अपने एंगल से अगर देखूँ तो जितनी लड़कियां अब वर्कफोर्स में आ रही हैं, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा तर ऐसा ही होता था कि लड़कियां होम मेकर होती थी। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां कमा रही हैं, और यहाँ पे चैलेंज ये आएगा कि जब लड़कियां भी कमा रही हैं, हस्बैंड्स भी कमा रहे हैं, तो लड़कियों को अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी होगी हस्बैंड को, क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे फीमेल्स जो हैं वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं, टैक्स रिलेटेड डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं, उनको नहीं पता कैसे फाइलिंग होनी है। तो इस हिसाब से अगर जब आपकी कंबाइंड रिटर्न जाएगी तो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने स्पाउस को देनी होगी, जो हर केस में शायद सही ना हो, स्पेशली जहां पे आपकी शादी में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते अपने फाइनेंशियल्स, आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर कंबाइंड रिटर्न जाएगी तो कभी भी लड़कियां अपनी रिटर्न खुद शायद ना भरें। नहीं तो इसमें ऑप्शनल कर देना कि आपकी मर्जी ऑप्शनल होगा लक्ष्मण, ऑप्शनल होगा, लेकिन जब ये ऑप्शन होगी तो ये कहना भी अपने हस्बैंड से कि नहीं मैं अकेले अलग भरूंगी, ये भी एक लड़ाई का मुद्दा बन सकता है। और लक्ष्मण यही नहीं, इसमें ये भी है कि एक को पेनल्टी लगी तो दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो घर में एक ये झगड़े का कारण बन जाएगा, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई, या तुमने गलती करी मैं भी फंस गया। ये भी एक समस्या आ सकती है। किसी ने मान लीजिए रिटर्न में डिफॉल्ट किया या कोई और गड़बड़ कर दी तो दूसरे पे इंपैक्ट हो, बिकॉज आप एज अ सिंगल यूनिट फाइल कर। अच्छा, इसको थोड़ा समझना चाहता हूं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कि अगर ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था की जाती तो इसका मतलब ये माना जाए कि हस्बैंड वाइफ मिल करके ज्वाइंट एक रिटर्न फाइल करेंगे। तो अभी जो एग्जम्पशन लिमिट है या स्लैब रेट है तो वो क्या कंबाइंड डबल हो जाएगा? देखिए, वो तो उसकी शक्लो सूरत पे निर्भर करेगा। जो लेकिन मोटी भाषा में ये होता है कि दोनों का जब जुड़ जाता है तो आपको एक तरह से डबल बेनिफिट मिलने शुरू। डबल बेनिफिट। अच्छा, मान लिया जाए वाइफ हाउस वाइफ है
तब तो ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा फायदेमंद है। पर अगर दोनों बराबर कमाते हैं तो इसका जैसा मैंने बताया था आपको रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, ओवरऑल बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब आप एज ए सिंगल यूनिट लेंगे तो उसका टैक्स फालतू भी तो इंडिया के केस में तो ज्यादा हमें लगता है फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे परिवार है जहाँ पे हाउसवाइफ वर्किंग वूमेन नहीं है, घर में रहती हैं, होम मेकर है, तो वहाँ पे तो जो अकेला कमाने वाला शख्स है उसके ऊपर बर्डन कम होगा इनकम टैक्स। बिल्कुल होगा लक्ष्मण। और आप देखें कि हम कई बार इस चीज पे शो भी कर चुके हैं कि जब किसी की शादी होती है तो टैक्स बचाने के लिए वो HUF स्टार्ट करते हैं। तो शादी के साथ साथ लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को भी अलाइन करते हैं। पहले HUF के तरीके से किया करते थे, अब हो सकता है अगर ये लागू होगा, ये लॉ आएगा, तो हो सकता है शादी के बाद लोग इस तरह से देखें कि हमारी कंबाइंड इनकम या हाउसवाइफ है और सिर्फ हस्बैंड कमा रहे हैं तो मुझे कितना टैक्स में फायदा होगा। तो डेफिनेटली ये शादी के साथ साथ इसको एक फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन डिसीजन देखा। मैं बस के लिए एक कमेंट देख रहा था जो एक्स पे ये पोस्ट किया था, तो एक ने कमेंट किया था तो अगर किसी के पास 4 वाइफ है तो इनकम टैक्स कम देने होंगे। वो छोटे, मुझे लग रहा है जो 7 फेरे लिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि 8वां फेरा आएगा, क्योंकि 7 फेरों में ये होता है हम आपके खाने पीने का ध्यान रखूंगा, मैं ये रखूंगा, अब 8वां होगा मैं तेरे इनकम टैक्स एक फेरा आप एक्स्ट्रा हुआ करें। बिल्कुल, एक फेरा एक्स्ट्रा। मुझे लगता है पंडितों को संशोधन करना पड़ेगा अपने मंत्र में। 7 फेरे नहीं 8 फेरे होंगे, एक फेरे वित्त मंत्रालय के नाम। अच्छा, ये वाला कितना लॉजिकल है कि वैसे ही है, मान लें किसी को एक से ज्यादा वाइफ है तो उसको क्या? देखिए, मैं इसमें अपना कमेंट रिजर्व रखूंगा। चलिए, इसमें कमेंट रिजर्व, लेकिन है इंटरेस्टिंग ये। इस पे कभी बातचीत हुई है क्या कभी? क्योंकि आप लोग तो देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने प्रपोजल रखा था और कई दफे इसका जिक्र आया, तो हो सकता है, देखिए क्या पता, देखिए अब इस बार बाकी कोई चेंजेस नहीं तो शायद तो हमेशा ही। आप कितनी होपफुल है इस तरह कुछ संभावना है इंडिया के लिए? हो सकता है, क्योंकि पिछले साल से ये चर्चा में रहा है और ICAI का प्रपोजल है, तो कहीं ना कहीं इसको वेटेज दी जाएगी और एक अच्छा प्रपोजल है और हो सकता है कि कोई बड़ा चेंज और ना आए और ये एक प्रपोजल सामने आ जाए कि आप जॉइंट फाइलिंग करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये लेकिन आ जाएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सबसे बड़ी बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। एक चीज और, चूंकि हमारे दर्शक तो शेयर बाजार के निवेशक हैं, तो हर किसी चीज को शेयर बाजार के चश्मे से देखते हैं, तो शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अगर कुछ कहा जाए तो क्या करना चाहिए वित्त मंत्री जी? देखिए, मार्केट जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कारणों से थोड़ा सबड्यूड है, थोड़ा नहीं बहुत है, 40% से रिटर्न जो है 11-12% पे आगे लोग लाल हो गए कई लोगों के। तो शायद देखिए वित्त मंत्रालय को एक ख्याल आए और इक्विटी पर जो टैक्स लगता है 12.5%, उसमें कुछ रैशनलाइजेशन किया जाए, STT को शायद कुछ किया जाए। देखिए, शेयर मार्केट को लक्ष्मण हमेशा उम्मीद रहती है और ये उम्मीद कभी नहीं छूटेगी, जब भी चाहे मैं कहता हूं 4 साल कुछ ना हो तब भी लगेगी, तब भी उम्मीद। पर पिछले साल शेयर बाजार उम्मीदों पे चलता ही है। और पर उसमें ये भी है लक्ष्मण के कैपिटल गेन में कुछ थोड़े बहुत ट्विक्स किए गए हैं पीछे, उसको देख के कई दफे लगता है शायद ना हो, पर शेयर बाजार कभी उम्मीद नहीं छोड़ेगा। हालांकि इसमें गौरी, जब कैपिटल गेन्स में ट्विक किए गए, जैसा कि कोहली साहब ने कहा, हमेशा ये कहा गया कि हम लोग इसको धीरे धीरे करके रेशनलाइज कर रहे हैं। तो पिछले बजट में देखा, उससे पहले बजट में एक इंटेंट आया, तो अभी भी गुंजाइश बनती है क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं लक्ष्मण, इसीलिए आप देखिए कि स्टॉक मार्केट जो हमारी इक्विटी के गेन्स हैं उसको अलग रखा गया है, उसके अलावा जितने एसेट क्लास हैं सबको एक समान कर दिया गया है, उनका होल्डिंग पीरियड सेम कर दिया है और उनका रेट ऑफ टैक्सेशन भी सेम कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है उसमें शायद कोई चेंज ना भी हो, क्योंकि उसको चेंज करने का मतलब ये होगा कि आप फिर से कॉम्प्लिकेट कर देंगे, आप रेट भी बदल रहे हैं, होल्डिंग पीरियड भी अलग है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। एक चीज जो हो सकती है, अगर सरकार इन्वेस्टर्स को कुछ रिलीफ देना चाहती है, वो है हमारी जो 1.25 की एग्जेम्पशन है, वो शायद बढ़ा दी जा सकती है। 1.25 जो कैपिटल गेन इक्विटी के केस में अगर उसको 1.25 को 2 लाख या 2.5 लाख भी कर देंगे तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए, और ये क्योंकि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होगी, ट्रेडर्स के लिए नहीं, तो इस केस में मुझे लगता है एक स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छा ये होगा। लेकिन उसका फायदा क्या होगा? जो गेन तो हो नहीं रहा है किसी को। गेन आगे चल के इसी वजह से गेन होगा, क्योंकि जैसे ही ये अनाउंस होगा मुझे लगता है स्टॉक मार्केट, और इस बार शायद स्टॉक मार्केट खुली भी है संडे खुल भी, तो आई थिंक हम सारे शेयर्स को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अगर ऐसा हुआ कुछ पता चलेगा शायद बजट में आने वाला, इसलिए खोल के रखो ताकि लोग एक्साइटेड रहे। नहीं, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट और बजट का बहुत नजदीक का संबंध है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बजट अनाउंस हो रहा और स्टॉक मार्केट वाले बंद करके बैठा हो, इस वजह से शायद रखा गया। वो बहुत एक्साइटमेंट होती है, अलग अलग सेक्टोरल अनाउंसमेंट्स होती हैं,
तो मार्केट उसको सेलिब्रेट करता है, कई दफे उदास होता है, तो उदासी और खुशी को अपने अंदर समेटने के लिए उस टाइम खुला रखना। हालांकि मैं बताऊं तो बड़ा मोटा ही फॉर्मूला, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हुई नहीं, मेरा कहना है जब आप मुनाफा ले रहे थे तो वो घाटे में शेयर धारक बनिए, घाटा हो तो हमको कुछ मार्केट की यही खूबसूरती है। तो एसटीटी वगैरह में कुछ रिडक्शन ना करने दिया जाए। अब देखिए, उम्मीद तो जैसा मैंने कहा आपको, मार्केट को हर साल उम्मीद रहती है और कभी भी कुछ भी आ सकता है, पर और रैशनलाइजेशन की बात और रिफॉर्म्स की बात तो निरंतर चल रही है, तो इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तो उम्मीद रखिए। एक और चीज़ है कि कई सारे प्रोसीजरल चेंजेस होने शुरू हो गए हैं, टीसीएस है, टीडीएस है, रिफंड समय पे मिल जाए, इस तरह की बातें हो रही है। कई बार ऐसा लगता है टैक्स आप भले ही कम ना करें, लेकिन इन सब झंझटों से हमें छुटकारा दे दीजिए। वो उसकी संभावना कितनी है बजट में, इस पर ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को क्या उम्मीद रखनी चाहिए और टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ करने की गुंजाइश है वित्त मंत्री साहिबा के लिए। तो ब्रेक पे जाने से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुई कि इनकम टैक्स में कोई राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, गौरी चड्ढा और शरद कोहली साहब, दोनों लोगों की राय अलग अलग दिखी कि शायद इस बार बहुत उम्मीद ना करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार हुआ था। एक चीज जो हम लोग छूट गया था चर्चा करना, वो था आपको डिविडेंड टैक्स को लेकर के, क्योंकि शेयर मार्केट के लोग डिविडेंड टैक्स बड़ा चुभता है। तो अभी के हालात में जो भी राहत मिल जाए शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए, तो बड़ी बात है। देखिए, या तो 112 जो गौरी ने बात करी 1,25,000 वाला बढ़ा के 1.5 लाख 2 लाख ले आया जाए, अगर वो किया जाए तो गौरी जी को मिठाई खिलाई जाएगी। और वो नहीं कर सकते तो आप जो 12.5% है उसको घटा के 10 कर दीजिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। वो भी नहीं हो सकता तो जो डिविडेंड का टैक्स, जो डिविडेंड के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स पेयर्स के हाथ पे जो लगता है, कम से कम उसको माफ कर दिया जाए। तो मैं कहना यह चाह रहा था लक्ष्मण कि शेयर मार्केट को खुश करने के लिए कई दरवाजे हैं। मैंने तीन दरवाजे हम बता दूं आपको कि ये जो है ना, शेयर मार्केट को खुश करके सिर्फ शेयर मार्केट खुश नहीं होता है, आप सरकारी फंड के पैसे भी अब लग रहे होते हैं, उनको भी फायदा होगा। उनको फायदा होता है, प्लस आपका जो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां फायदा होगा। नए लोग कैपिटल मार्केट से जुड़ते हैं, पीएफ का पैसा आप वहां पे डालते हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फायदा मिलता है, कॉर्पोरेटाइजेशन को फायदा मिलता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो लोग नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बेनिफिट करते हैं। इसको मुझे लगता है खाली शेयर मार्केट स्पेकुलेशन उससे नहीं जोड़ के देते। डिविडेंड टैक्स से आपको क्या लगता है कि वाकई इन्वेस्टर्स ज्यादा आएंगे? बिल्कुल लक्ष्मण, आप याद करिए जिस साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटाया गया था, उस टाइम पे शेयर होल्डर्स को लगा कि उनका काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी हद तक हुआ भी, क्योंकि जो कम स्लैब रेट पे थे उनके लिए फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले कंपनीज टैक्स दिया करती थी और बाद में कंपनी से हटा के कहा गया कि अब शेयर होल्डर देंगे। अब आप सोचिए कि अगर वो भी हटा दिया जाएगा, यानी कि ना कंपनी टैक्स देगी ना शेयर होल्डर टैक्स देंगे, वो डिविडेंड इनकम आपकी पूरी फ्री हो जाएगी, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक खुशी का मौका होगा, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे हैं, खास करके सीनियर सिटीजन्स, जो उनकी मेन इनकम ही डिविडेंड इनकम है। उन्होंने जो सारी जिंदगी कमाया उसको इन्वेस्ट करके रखा और वो सिर्फ डिविडेंड से ही अपना घर चला रहे हैं। बिल्कुल, डिविडेंड उनका एक पेंशन की तरह रहता है। बिल्कुल, जिनके पेंशन फंड्स नहीं है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और वो डिविडेंड से अपना घर चलाते हैं। अगर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो ये बहुत ही टैक्स सेविंग के लिए बहुत ही बड़ा वो होगा। और इसमें लक्ष्मण ये डबल टैक्स भी है एक तरह से, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उस पर वो टैक्स दिया। अब कंपनी ने प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांटा, जिस पर टैक्स दिया हुआ है। तो ये डबल टैक्सेशन देखते हुए मुझे लगता है कि डिविडेंड पे हटाना कोई बहुत ज्यादा अनजस्ट नहीं। और उस डिविडेंड के पैसे से हम कहीं खर्च करें तो वहां जीएसटी तो अब लेंगे। अरे वो तो फिर अभी सिलसिला चलता रहता है। तो चलिए, ये एक बड़े अच्छी बात निकल कर सामने आई कि शायद वित्त मंत्री साहिबा सुन रही हो हम लोग की बातों को, डिविडेंड टैक्स में। आपकी बात तो सुनती नहीं, आप लोगों की बात ज्यादा अच्छे सुनी जाएगी। एक चीज और है, चूंकि जब से मैंने इनकम टैक्स को जाना है, समझा है, तब से हमेशा से रहा था कि होम लोन ले लो जो टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा, होम लोन ले लो जो टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम के चक्कर में ये मामला खत्म हो गया न्यू टैक्स रेजिम में। गौरी, ये कितना संभव है कि होम लोन वाला रिडक्शन कम से कम यहाँ तो दे दीजिए, क्योंकि इससे पूरे सिर्फ टैक्स पेयर को फायदा नहीं होगा, ये पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा, रियल एस्टेट की वजह से उसके जो दूसरे कंसर्न सेक्टर उसको फायदा होगा। इसको देखने के लक्ष्मण दो तरीके हैं। एक है, जैसा आपने कहा, रियल एस्टेट को फायदा होगा, और बहुत लोग हैं जो आज भी घर लेने के लिए जब जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी, और शायद ओल्ड रेजिम में आज भी इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि वो होम लोन का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ
अगर हम देखें कि हम न्यू रिजीम की बात करें और एक तरफ हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओल्ड रिजीम को तो हटा ही देना चाहिए क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इस साल तो इतने नोटिसेस आए हैं, जितने लोगों ने ओल्ड रिजीम ऑप्ट की है, चाहे उन्होंने लोन का EMI का बेनिफिट लिया है या ATC का, ATG का, बहुत नोटिसेस आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो धीरे धीरे फेड आउट हो रही है तो आपको जो 24 सेक्शन का बेनिफिट है वो यहाँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ओल्ड और न्यू में खास फर्क नहीं रह जाएगा। अगर धीरे धीरे करके एक एक डिडक्शन हम न्यू में इंट्रोड्यूस करते रहेंगे तो न्यू और ओल्ड में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। बट जैसा आपने कहा, फायदा होगा अगर उसको न्यू रिजीम में लाया जाएगा, तो बहुत सारे जो घर खरीदना चाहते हैं लोग, उनको फायदा होगा और रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलेगा। बट फीजिबल बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। कोहली साहब, मुझे लगता है कि आना चाहिए लक्ष्मण, क्योंकि घर ऐसी जरूरत है जो कि हर किसी को है। और सरकार भी देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो गरीबों के लिए। आप गरीबों के लिए बनाते हैं, मध्यम वर्ग के लिए कुछ देंगे ना। पर मिडिल क्लास जो है वो भी घर खरीदना चाहती है, उनको तो इंटरेस्ट सबवेंशन कहीं है कहीं नहीं है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, तो इसको न्यू रजीम ओल्ड रजीम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये थोड़ा उससे ऊपर हटके आप चैप्टर 6 की सेक्शन 80 की जो बेनिफिट्स है उनको हटा लीजिए। पर ये तो एक बार मिलती है साल में, 1.5-2 लाख रुपए की जो भी मिलती है, जितना भी आप रखना चाहते हैं एक रख देना चाहिए। अगर आपने लोन लिया है जेन्युइनली तो मुझे लगता है वो मिलना चाहिए चाहे न्यू। हाँ, लेकिन यही कि रिडक्शन वाला जो फॉर्मूला था कि न्यू रिजीम में कोई रिडक्शन नहीं रखेंगे, तो इस फॉर्मूले के तहत गौरी का मानना है कि शायद ना हो, लेकिन मिलना। आप देखें ना, NPS भी तो रखा ना, हाँ। क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम सोशल सिक्योरिटी का मैटर, तो घर भी तो बिल्कुल घर भी सोशल प्रकार कैटेगरी। चलिए, आपके भाई आपका लॉजिक खारिज हो गया। एक चीज और है, चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है, TDS और TCS के रेशनलाइजेशन को लेकर काफी चर्चा चल रही थी। न्यू इनकम टैक्स कानून जो आए उसमें भी इसको लेकर प्रावधान किया गया। इसमें और कुछ गुंजाइश बनती है, चूंकि बड़े पेनफुल होता है। बहुत गुंजाइश है लक्ष्मण, इसमें इतने सारे रेट्स हैं अलग अलग पेमेंट्स पे, सैलरी पे तो खैर चलिए स्लैब से जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स पे कुछ है, प्रोफेशनल्स पे कुछ और है, रेंट पर कुछ और है। मुझे लगता है इतने ज्यादा तरीके के रेट्स हैं कि जो काटने वाला होता है उसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, फिर फॉर्म 16 इशू करना, फिर 26A से मैच करना, इस सारे को सिंप्लीफाई करने का कुछ ना कुछ प्रावधान आना चाहिए। और इसमें हमेशा ही गुंजाइश, जैसे कैपिटल गेन को रैशनलाइजेशन का पीछे करा ना, इसी प्रकार से TCS और TDS को सिंप्लीफाई करना बनता है। आप ठीक है, पे एज यू गो लीजिए, पर उसके रेट्स सिंपल कर दीजिए, प्रोसेस सिंपल कर दीजिए। यहां पर गुंजाइश अभी बहुत कुछ बनी हुई। आपके पास भी आते हैं क्लाइंट सब की इसमें दिक्कत होती है आप लोगों के? इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है लक्ष्मण, जो TDS TCS के केस में, जब हमने रिटर्न फाइल कर दी, जिसकी रिटर्न चली गई है और जिस पार्टी ने TDS काटा है वो बाद में अगर अपनी रिटर्न रिवाइज कर दे, इतने नोटिसेस इस साल सिर्फ इस वजह से आए हैं कि सामने वाली पार्टी ने अपनी रिटर्न रिवाइज कर दी आखिरी समय पे। यहाँ पे रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब SSC ने अपना TDS क्लेम कर लिया, उसके बाद किसी को राइट नहीं होना चाहिए कि वो उस TDS रिटर्न को रिवाइज कर सके। इससे ज्यादातर नोटिसेस आने बंद हो जाएंगे। हालांकि मुझे लगता है इन सब चीज, एक और चीज कि इस बार रिफंड का बड़ा मामला अटका रहा, कई लोगों को रिफंड आया नहीं, तो ये एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि आपको इतने समय रिफंड आएगा ही आएगा, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लोग हमारे टैक्स ग्रुप में कई सारे सवाल आते रहते हैं। देखिए, टाइम तो प्रोसेसिंग का टाइम 31 दिसंबर तक का है। हाँ। पर कई दफे आपको याद होगा, एक टैक्स ग्रुप में हमने बात कर रही थी कि बेंच के दोनों तरफ कमियां रह जाती हैं, कभी टैक्स पेयर कमी छोड़ देते हैं। वो ठीक है, अगर आप फिक्स कर भी देंगे तो ये जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो कुछ ना कुछ बीच में आ जाती हैं। मैं कोई डिपार्टमेंट का फेवर नहीं कर रहा हूं इसमें, और प्रैक्टिकल। हालांकि मैं बता दूं कि वित्त मंत्री साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोग इनमें से दोनों लोगों ने टैक्स पेयर के फेवर की जो बात की उसको सुनिएगा, जो आपके फेवर की बात है छोड़ दे, आपके अधिकारी लोग आपको बताएंगे। चलिए, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें, उम्मीदें हैं बजट को लेकर के, टैक्स पेयर्स की उम्मीदें हैं। उम्मीद करेंगे वित्त मंत्रालय हम लोगों की इन उम्मीदों को सुनेगा और जो भी संभव हो पाएगा करेगा, क्योंकि टैक्स पेयर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो सिर्फ पैसा पॉकेट तक नहीं रहता है, पैसा उस पूरी इकॉनमी को एक रफ्तार देने में काम आता है। टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। देखते हैं CNBC आवाज़। नमस्कार।